हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो लेक्चर में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कूलॉम्स लॉ की वैलिडिटी के ऊपर। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने जो है इस क्वेश्चन को पूछा है कि कूलॉम्स का लॉ बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस जो हम लोग जानते हैं वो कहाँ पर वैलिड होगा और कहाँ पर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस बात को समझते हैं और देखते हैं कि कब कूलॉम्स का लॉ वैलिड नहीं है। तो पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कूलॉम्स का लॉ है क्या, उसको समझते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर जो है ये लॉ फेल हो जाएगा। ठीक, तो कूलॉम साहब ने ये कहा कि अगर 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2, these are 2 point charge at static condition at distance r, दोनों के बीच की दूरी r है और ये स्टैटिक कंडीशन में है, स्टेट ऑफ रेस्ट पर है ये। और साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि ये दोनों चार्ज बहुत पहले से जो है स्टैटिक कंडीशन में है, सिर्फ अभी ये स्टेशनरी नहीं दिख रहे हैं बल्कि ये बहुत पहले से जो है स्टेशनरी कंडीशन में पड़े हुए हैं। कई सालों से जो है ये दोनों चार्ज स्टेट ऑफ रेस्ट पर पड़े हुए हैं। जिस समय हम लोग देख रहे हैं उस समय तो रेस्ट पर है ही, साथ ही साथ जो है उस समय के बहुत पहले के समय से जो है ये दोनों चार्ज स्टेट ऑफ रेस्ट पर अगर होंगे तब हम बोलते हैं कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के ऊपर लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इक्वल और अपोजिट होता है। जितना फोर्स Q1 पर लगेगा उतना ही फोर्स Q2 पर लगेगा और उस फोर्स की जो वैल्यू है सेम रहेगी और डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट होती है। ये बात तभी के लिए वैलिड होगा जब ये दोनों चार्ज बहुत पहले से ही जो है स्टैटिक कंडीशन में पड़े हुए हों। तो इन दोनों के ऊपर लगने वाला इक्वल और अपोजिट फोर्स जो दिया जाता है दैट फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दिस इज द कूलॉम्स लॉ। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, फिर से सुनिएगा, ये दोनों पॉइंट चार्ज स्टेट ऑफ रेस्ट पर होने चाहिए और बहुत पहले से जो है स्टेट ऑफ रेस्ट पर होने चाहिए, यानी इनकी स्टैटिक कंडीशन आज की नहीं बहुत पहले से पड़ी हुई है। तब इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल और अपोजिट होता है। इक्वल और अपोजिट होने का मतलब इन दोनों पॉइंट चार्ज के सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जो है जीरो हो जाएगा। इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस 2 पॉइंट चार्ज मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो इनका जो मोमेंटम वगैरह होगा वो सब कंजर्व होगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि ये फोर्स वास्तव में आता कहां से है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस बात को अच्छे तरीके से पढ़ा है कि कोई भी चार्ज ऑलवेज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। याद रखिएगा कि कोई भी चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और उस इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू Q इंटू ई। Q is the amount of charge, is the electric field strength। ठीक है, मान लिया कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E किसी भी वजह से मान लो यहां पर प्रोड्यूस हुई है, चाहे चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुई हो या किसी एक्सटर्नल मैकेनिज्म की वजह से यहां पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो इसी फील्ड में अगर कोई चार्ज आप रखोगे तो उस चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। That electric force is defined as Q into E। हमारे इस चार्ज के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स Q into E के इक्वल हो जाएगा। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में होता है और चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट हो जाएगा। क्लियर? और हम लोग जानते हैं एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखा गया कि एवरी चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट।
ठीक। अब हम लोग थोड़ी सी बात यहां पर रिलेटिविटी की थ्योरी की करते हैं, जिसमें यह बताया गया कि किसी भी चीज की वेलोसिटी, चाहे वो पार्टिकल मटेरियल हो या फिर वेव हो, हर एक चीज की वेलोसिटी जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट आप सब लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, राइट। तो चाहे पार्टिकल मटेरियल हो या फिर कोई वेव हो, इनकी वेलोसिटी जो है कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकती है। और एक्सपेरिमेंट्स ये भी शो करते हैं जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव होती हैं, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑलवेज स्पीड ऑफ लाइट से ही जो है प्रोपेगेट करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो अपने को ये मालूम चल गया कि कोई चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों ओर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से ही प्रोपेगेट करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहां पर यूज करते हैं। मान लो कि कोई एक पॉइंट चार्ज Q टाइम t = 0 पर हम लोग यहां पर ले आकर के रख देते हैं। टाइम t = 0 पर हमने एक पॉइंट चार्ज लिया और इस जगह पर ले आकर के रख दिया, तो बताइए क्या टाइम t = 0 पर से ही जो है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया होगा? बिल्कुल। और वो कौन सी वेलोसिटी से जो है प्रोपेगेट कर रही होगी? स्पीड ऑफ लाइट से। तो टाइम t = 0 पर से इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से जो है प्रोपेगेट कर रही होगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट चार्ज से r की दूरी, ठीक है, ट्रेवल करने में उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना समय लिया होगा, तो हम लोग उस समय को फाइंड कर सकते हैं। तो दैट टाइम t = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस चलना होगा उसको? r की डिस्टेंस। कौन सी स्पीड चलना पड़ा होगा? स्पीड ऑफ लाइट से। r/c इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, टू रीच ए डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q, ठीक। तो हमने टाइम t = 0 पर यहां पर एक चार्ज रखा, तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर प्रोड्यूस किया होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड r की दूरी कवर करने में जो समय ले रही है वो समय कितना है? r/c। तो r/c के टाइम पर इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, E = Q/4πε0 r²। दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी पॉइंट चार्ज से r के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है Q/4πε0 r²। लेकिन ध्यान रहे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो r के डिस्टेंस पर प्रोड्यूस हुई है वो कितने समय के बाद प्रोड्यूस हुई है? r/c के टाइम पर प्रोड्यूस हुई है, ठीक। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पोजीशन पर कोई एक चार्ज Q' अगर मैं ले आकर के रख दूं, कितना? Q', तो बताइए इस Q' के पॉइंट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होना चाहिए? Q' × E, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा कि किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो हमारे इस चार्ज के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा दैट फोर्स इज इक्वल टू Q' × E। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने समय के बाद यहां पर आकर के पहुंची है? r/c के टाइम पर। टाइम t = 0 पर हमने यहां चार्ज रखा Q, तो इसकी वजह से r की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू Q/4πε0 r² एट द टाइम r/c पर प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है। इस टाइम के पहले बताओ क्या यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम t = r/c के पहले के टाइम पर इस जगह पर 0 रहा होगा, क्योंकि इसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच ही नहीं पाई होगी भाई। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ रही है इसी वाले चार्ज की वजह से जो प्रोड्यूस हुई थी वो इतने समय के बाद जो है यहां पर आया होगा, या इस समय के आगे के किसी भी समय पर
आर बाई सी से ज्यादा के समय पर हम लोग देखेंगे तो हमें इस जगह पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिखेगी। इस समय के पहले जो है इस जगह पर कोई भी फील्ड नहीं दिखेगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस समय के पहले की अगर हम लोग बात करें तो इस जगह पर कोई चार्ज रखा जाएगा तो कोई फील्ड नहीं रही होगी, भले ये चार्ज यहां पर पड़ा हो, लेकिन इस टाइम के पहले के टाइम पर यहां पर फील्ड पहुंची नहीं होगी, फील्ड जीरो रही होगी। तो इस चार्ज क्यू डैश के ऊपर फोर्स की वैल्यू भी क्या रहा होगा, जीरो। और इस टाइम के आगे के टाइम पर अगर हम लोग चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स मिलेगा क्योंकि वहां पर फील्ड ई आ चुका होगा एंड दैट फील्ड इज इक्वल टू क्यू डैश इनटू ई। क्लियर, समझ में आ गई होगी ये बात। तो चलिए भाई, मान लो कि हमने जो है टाइम टी इज इक्वल टू आर बाई सी पर ही क्यू डैश के चार्ज को रखा। टाइम t इक्वल टू आर बाई सी के टाइम पर हमने क्यू डैश के चार्ज को रखा तो भैया इसके ऊपर फोर्स कितना लगा होगा, क्यू डैश इंटू ई, और ई की वैल्यू जो है वहां पर कितना रहा होगा, इसकी वजह से क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज क्यू डैश। लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे इस क्यू डैश के ऊपर ये जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इस टाइम पर या इस टाइम के आगे के टाइम पर ही लगेगा। इस टाइम के पहले जो है हमारे इस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा होगा। समझ में आई बात। तो दिस फोर्स इज एट टाइम t ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर बाई सी। उसके पहले जो है इस फोर्स की वैल्यू क्या रही होगी, जीरो। एट टाइम t लेस देन आर बाई सी के टाइम पर हमारे इस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं रहा होगा क्योंकि अपने को मालूम हो गया कि यहां पर इस टाइम के पहले जो है फील्ड रही ही नहीं होगी। इसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो फील्ड यहां तक पहुंच ही नहीं पाई होगी भाई। चलिए, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये चार्ज जो क्यू डैश मैंने यहां पर रखा तो क्या इसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा, बिल्कुल। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर होगी ई डैश मान लो, तो बताइए कि इसने जो फील्ड प्रोड्यूस किया होगा उस फील्ड को आर की दूरी प्रोपेगेट करके यहां पर पहुंचने में कितना समय लगा होगा, तो दैट टाइम इज इक्वल टू अगेन आर बाई सी। इस चार्ज क्यू डैश को रखने के बाद जो समय लगेगा फील्ड यहां पर पहुंचने में वो समय कितना होगा, आर बाई सी। तो बताइए कि इनिशियल से जो है कुल समय कितना लगा होगा यहां पर फील्ड आने की वजह के लिए इस वाले चार्ज की वजह से। तो हमने इस चार्ज को यहां पर किस समय पर रखा था भैया, आर बाई सी के टाइम पर, और इसकी वजह से आर बाई सी के टाइम पर से ये फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू करेगा और वो फील्ड यहां तक पहुंचने में आर बाई सी का और टाइम लेगा। तो यहां पर जो पहुंचने में समय लगा होगा वो टाइम इनिशियल से अगर हम लोग बात करें तो क्या वो 2r बाई सी का टाइम हो गया, बिल्कुल। यानी अब हमारे इस चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, लेकिन ध्यान रहे कि वो किस समय पर फोर्स लगेगा, वो समय 2r बाई सी या इससे ज्यादा होना चाहिए। 2r बाई सी के पहले के टाइम पर, इनिशियल से टाइम लिया गया है, 2r बाई सी के पहले के टाइम पर इस जगह पर इस वाले की वजह से फील्ड पहुंची ही नहीं होगी, और जब इस वाले की वजह से यहां पर फील्ड पहुंची ही नहीं होगी तो यहां पर इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा होगा। मतलब कि हमारे इस चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स ई डैश होगा दैट इज क्यू इनटू, फोर्स की बात करें तो दैट फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू इनटू ई डैश। And now what is the value of E dash? ये E dash इस वाले चार्ज की वजह से, तो दिस इज Q into Q dash upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है हमारे इस चार्ज के ऊपर वो किस टाइम पर लगेगा भैया, T डैश 2r बाई सी के टाइम पर या इसके आगे के टाइम पर। तो दिस फोर्स इज एट टाइम t ग्रेटर देन r इक्वल टू 2r बाई सी। इस टाइम के पहले की अगर हम लोग बात करें तो ये फोर्स जीरो रहा होगा क्योंकि यहां पर फील्ड इस वाले की वजह से नहीं पहुंची होगी। अगर कोई चार्ज किसी फील्ड में होगा तभी उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, अदरवाइज वो फोर्स नहीं लगेगा। तो दिस इज एट टाइम t लेस देन 2r बाई सी के लिए फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। ठीक।
अब अगर यहां पर हम लोग देखें न्यूटन की वैलिडिटी की बात, तो हम लोग जानते हैं कि चार्जेस के ऊपर लगने वाला फोर्स इक्वल और अपोजिट होता है। ठीक है, सेम साइन के चार्ज होंगे तो रिपल्सन और अपोजिट साइन के चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन। तो आप यहां देख सकते हो कि दोनों के ऊपर फोर्स की वैल्यू इक्वल क्या हर एक समय लग रहा है? नहीं। अगर हम लोग टाइम आर बाई सी से ज्यादा के टाइम की बात करें तो इसके ऊपर फोर्स ये है, और इससे कम की बात करें तो फोर्स की वैल्यू 0 है। टाइम t ग्रेटर देन 2r बाई सी के लिए बात करें तो इसके ऊपर फोर्स इतना है, बट इससे जो है कम की बात करें तो फोर्स की वैल्यू क्या है? 0 है, नहीं लग रहा है। दोनों के ऊपर फोर्स की वैल्यू इक्वल और अपोजिट कब हो रहा है? आप देख सकते हैं जब टाइम की वैल्यू t ग्रेटर देन 2r बाई सी से ज्यादा हो। ये वाला फोर्स ग्रेटर देन r बाई सी के लिए है और ये फोर्स 2r बाई सी से ज्यादा के लिए है। मतलब कि यहां पर कूलॉम का जो लॉ है वो तभी वैलिड होगा जब टाइम की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 2r बाई सी से ज्यादा। तो इस टाइम के आगे के किसी भी टाइम पर आप देखोगे दोनों के ऊपर फोर्स की वैल्यू इक्वल और अपोजिट ही आएगी। मतलब कि इस टाइम के आगे ही न्यूटन कूलॉम्स का लॉ जो है वैलिड हो रहा है। इसके पहले जो है एक के ऊपर लग रहा है, एक के ऊपर नहीं लग रहा है, और वो भी टाइम के अकॉर्डिंग बात हो रही है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम लोग अब कूलॉम्स के लॉ की बात करेंगे कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स इक्वल और अपोजिट होता है, तो इस बात को हमें जो है बोलना पड़ेगा कि ये दोनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे के पास में आर के डिस्टेंस पर स्टैटिक कंडीशन में हो और बहुत पहले से स्टैटिक कंडीशन में हो। बहुत पहले से स्टैटिक कंडीशन में होने का मतलब ये है कि ये दोनों चार्जेस अगर स्टैटिक कंडीशन में पड़े होंगे तो इसकी वजह से यहां पर फील्ड पहुंच चुकी होगी और इस वाले की वजह से भी यहां पर फील्ड पहुंच चुकी होगी। तो ये जो स्टेटमेंट बोला जाता है कि दोनों चार्ज स्टैटिक कंडीशन में बहुत पहले से हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब यही है कि ऐसा होगा तभी जो है दोनों के चार्जेस की जो फील्ड होगी एक दूसरे की पोजीशन पर पहुंची होगी। इस वाले की फील्ड यहां पर और उस फील्ड में ये चार्ज आएगा तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और इस वाले की वजह से यहां पर फील्ड पहुंची होगी और उस फील्ड की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स आएगा और वो फोर्स की वैल्यू आप देखेंगे सेम आएगा। तो न्यूटन लॉ को वैलिड होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों चार्ज स्टैटिक कंडीशन में हो और बहुत पहले से स्टैटिक कंडीशन में हो। इज इट क्लियर? अब इस चीज को हम लोग और एक तरीके से देख सकते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में चलिए देखते हैं। मान लो मैं आपसे बोलूं कि दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से R0 की डिस्टेंस पर है जो कि बहुत ज्यादा है। चलो मान लेते हैं दिस इज 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर आप जानते हैं एक साल में लाइट की वजह से ट्रेवल की गई डिस्टेंस होती है। 1 लाइट ईयर की डिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया और ये जो है स्टेट ऑफ रेस्ट पर है और आज से नहीं बहुत पहले से स्टैटिक कंडीशन में है। बहुत पहले से स्टैटिक कंडीशन में होने का मतलब ये है कि इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर पहुंच चुकी हुई होगी। पहली बात क्या बताओ कि इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस जगह तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 1 साल। क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 लाइट ईयर। 1 साल में चली गई दूरी है ये। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको यहां तक पहुंचने में 1 साल लगा होगा। ऐसे यहां की फील्ड को जो प्रोड्यूस किया होगा यहां तक पहुंचने में 1 लाइट ईयर दूरी को कवर करने में 1 साल लगा होगा। दोनों की फील्ड एक दूसरे के पोजीशन पर पहुंचने में जो समय लग रहा है वो 1 साल का समय लग रहा है। तो ये दोनों चार्जेस जो स्टैटिक कंडीशन में हैं वो कम से कम 1 साल पहले से ही स्टैटिक कंडीशन में है। मतलब दोनों के बीच की दूरी R0 1 साल पहले से ही पड़ी हुई है। ठीक है,
या उसके और पहले से पड़ी हुई है, तब हम लोग बोलेंगे कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के फील्ड में हैं, तो दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा और वो फोर्स इक्वल और अपोजिट लगेगा। मान लो कि उसने इसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया और इसने इसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया, फोर्स की वैल्यू यहां पर सेम होगी, बहुत पहले से स्टैटिक कंडीशन में है, ठीक। बोथ आर मैं लिख दे रहा हूं, एट स्टैटिक कंडीशन बिफोर many years, ठीक। बहुत पहले से ये दूसरे के आर नॉट के डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं, तब इनके ऊपर हम बोलेंगे कि फोर्स की वैल्यू इक्वल और अपोजिट होगी, एंड दैट फोर्स F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर। क्लियर? ठीक है भाई, यहां पर तो हम बोल रहे हैं कि न्यूटन सला क्या हो गया, वैलिड। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको आप रेस्ट पे ही रखो। अब जो है इस Q2 के चार्ज को मैंने मान लो R के डिस्टेंस पीछे की ओर शिफ्ट करा करके यहां पर ले आकर के रख दिया Q2 के चार्ज को, ठीक। R मान लो कि मीटर वगैरह के डिस्टेंस में है, तो Q2 को यहां तक पहुंचने में बहुत कम समय लगा होगा, क्योंकि हम लोग R को मीटर वगैरह में ले रहे हैं, ठीक, कुछ समय लगा होगा। चलिए, Q2 का चार्ज यहां पर पहुंच चुका है, तो अब अगर मैं बोलूं कि जब मैंने Q2 को यहां से रिप्लेस करके इस जगह पर रखा, तब Q2 के ऊपर फोर्स की वैल्यू इस वाले चार्ज की वजह से कितनी होगी, तो अगर आप कूलॉम का लॉ अप्लाई करोगे तो उससे जो है आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये दूरी पहले बताओ कितनी हो गई भाई, आर नॉट माइनस आर। तो कूलॉम के लॉ से जो है आप इस चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स बोलोगे, दैट फोर्स मान लो F2 है, दिस इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द कूलॉम Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर नॉट का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा भाई, अगर Q2 की वजह से मैं Q1 के ऊपर फोर्स पूछूं, तो आप बोलेंगे Q1 के ऊपर फोर्स कूलॉम के लॉ के अकॉर्डिंग दोनों के बीच की दूरी R नॉट माइनस R है, तो दिस इज Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R नॉट का स्क्वायर। वही फोर्स आप इस पर भी बोल दोगे, क्योंकि हम लोगों ने ये काम कूलॉम के लॉ से बोला है। क्लियर हो गई होगी ये बात? लेकिन ध्यान से देखो, अगर Q2 के ऊपर फोर्स पूछेगा और आप ये बोलते हो, तो दिस आंसर इज राइट आंसर। और अगर Q1 के ऊपर वो फोर्स पूछेगा कितना होगा, तब जब Q2 को यहां पर ले आकर रखा और आपने आंसर ये बोला, तो ये आंसर गलत हो गया। मतलब अब जो है Q1 और Q2 के ऊपर फोर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी। Q2 के ऊपर तो ये फोर्स यही होगा, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन Q1 के ऊपर उतना फोर्स नहीं लगेगा। अगर आप ये बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, उसको समझो। मैंने ये कहा कि Q2 को आप यहां से रिप्लेस करके यहां पर पहुंचा दिए, ठीक। तो अब Q2 की वजह से इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कितनी दूरी पर, R नॉट माइनस R की दूरी पर जो फील्ड प्रोड्यूस होगी, उस फील्ड को यहां तक पहुंचने में या कम से कम कितना समय लगा होगा, 1 साल। जैसे ही मैंने Q2 को यहां पर रिप्लेस करके पहुंचाया, तो Q2 तो आ गया, लेकिन इसकी वजह से इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज होने में समय कम से कम कितना लगेगा, 1 साल, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी लाइट ईयर में है, ठीक है ना। तो वो जो टाइम लगेगा वो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसका मतलब कि Q2 की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो पाई होगी। क्लियर है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो पाई होगी, तो इसका मतलब कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वही होगा जो पहले यहां पर इसकी वजह से फील्ड थी। और पहले फील्ड कितनी थी भैया, जब ये चार्ज Q2 यहां पर था, यहां पे था, तो इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R नॉट स्क्वायर था। क्लियर है? 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 क्लि
ये वाली फील्ड जो है चेंज नहीं हो पाई होगी, भले ही आप Q2 को यहाँ पर ले आकर के रख दो, बट यहाँ पर फील्ड इतनी ही पड़ी रही होगी। इसका मतलब हमारे इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा होगा वो फोर्स कितना रहा होगा भैया F1 के ऊपर, दैट इज इक्वल टू Q1 इंटू दिस फील्ड, जो फील्ड पहले थी वही फील्ड अभी भी दिख रही होगी, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R नॉट स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। मतलब यही वाला फोर्स Q1 के ऊपर अभी भी लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन Q2 के ऊपर जो फोर्स होगा वो फोर्स F2 ये आ जाएगा, क्योंकि भले ही आप Q2 को यहां ले आ रहे हो, Q1 हमारा वहीं पर पड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R माइनस R नॉट माइनस R का होल स्क्वायर रहा होगा, क्योंकि चार्ज बहुत पहले से स्टेशनरी कंडीशन में पड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से R नॉट माइनस R की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही रही होगी, ठीक है, और उसी फील्ड में ये Q2 डिस्प्लेस करके रखा गया, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगा होगा वो फोर्स ये लगा होगा, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में F1 के ऊपर फोर्स इतना और Q1 के ऊपर फोर्स इतना और Q2 के ऊपर फोर्स की वैल्यू इतना आ गया, जो कि अलग अलग है। न्यूटन्स का लॉ यहां पर वैलिड नहीं हो रहा है। कौन सा फोर्स ज्यादा है भाई? ये वाला, मतलब इस चार्ज के ऊपर फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी और इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी हियर F1 इज लेस देन F2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर कोई भी 2 पॉइंट चार्ज रेस्ट पर हो और बहुत पहले से रेस्ट पर हो, तो इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इक्वल और अपोजिट होगा, मतलब कूलॉम्स के लॉ को फॉलो करेगा। अब इन्हीं दोनों चार्जेस में किसी एक चार्ज को अगर हम लोग डिस्प्लेस करके दूसरे वाले चार्ज के पास ले आकर रखें, जैसे कि यहां पर इसको डिस्प्लेस करके इसके क्लोज में यहां रखें, तो जिस चार्ज को आप डिस्प्लेस करके रखोगे उस पर फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और दूसरा वाला चार्ज जो स्टैटिक कंडीशन में पड़ा हुआ है उस पर फोर्स कम हो जाएगा, मतलब यहां पर कूलॉम्स का लॉ वैलिड नहीं हो रहा है। समझ में आ गई होगी बात? तो इस पॉइंट को हम लोग जो है ध्यान रखेंगे। एक्चुअल में रियलिटी में यही लॉ है जहां पर हम लोग अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि कूलॉम्स लॉ वैलिड कब हो रहा है और कब नहीं हो रहा है। एक बात और, ये जो डिस्टेंस वगैरह हम लोगों ने चार्जेस के बीच में लिया है, अगर ये डिस्टेंस बहुत कम हो, जैसे हमने लाइट ईयर के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस रखा है, अगर ये डिस्टेंस मीटर वगैरह के ऑर्डर में हो, तो हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पहुंचने में जो समय लगता है उस समय कम से कम समय R/c आया था। अब R की वैल्यू अगर बहुत कम होगी, C की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो ये टाइम की वैल्यू जो है बहुत कम हो जाएगा, मतलब कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह को जो है चेंज होने में जो समय लगेगा वो बहुत कम हो जाता है, और उस केस में हम लोग टाइम को जो है इग्नोर कर सकते हैं और मान लेंगे कि जैसे ही चार्ज को यहां पर हम लोगों ने रखा वैसे ही यहां पर उसकी फील्ड बदल गई होगी, ये फील्ड नहीं रह पाई होगी और फील्ड बदल करके इस प्रकार से हुई होगी कि दोनों के ऊपर फोर्सेस सेम आएंगे। यही वजह है कि हम लोग जब भी दो चार्जेज के बीच में लगने वाला फोर्स लिखते हैं तो हमेशा Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर लिखते हैं, मतलब दोनों के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स ही लगाते हैं, कूलॉम्स लॉ को वैलिड कराते हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहां पर उनके बीच के डिस्टेंस मीटर वगैरह के ऑर्डर में ली जाती है। अगर ये डिस्टेंस लाइट ईयर वगैरह के कंपेरिजन में लिया जाएगा तब हम लोग जो है ये बात नहीं बोल पाएंगे। क्लियर? तो चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग जो है कुछ नई चीजों को लेकर के आपके सामने डिस्कस करेंगे, ठीक? तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच।